हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ओके, तो स्टार्स सबको पता है और सोलर सिस्टम भी पता ही होगा कि सन और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वही सोलर सिस्टम बनाते हैं मिलकर। चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। ठीक है, पहेली और बूझो जो थे समर ब्रेक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव गए। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और डिनर के बाद वो घर की छत पर गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, ये बिल्कुल साफ और क्लाउडलेस नाइट थी, मतलब छत पर बादल छाए हुए नहीं थे, बिल्कुल साफ नाइट थी। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, और वो वहाँ पर जब वो छत पर गए, ठीक है, तो बादल बिल्कुल, मौसम बिल्कुल साफ था, तो वहाँ पर वो एकदम से सरप्राइज हो गए जब उन्होंने आकाश में इतने सारे तारे देखे, लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी, उन्होंने ऐसा सीन कभी भी अपनी सिटी में नहीं देखा था। तो देखा होगा शहरों में कहाँ लोग जाते हैं छत पर देखने के लिए, ठीक है, तो गांव में खुला खुला आंगन होता है, तो वहाँ पर छत पर जाओ या आंगन में से देखो तो अपने आकाश में आपको बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। ठीक है, पहली वंडर्ड वाई द ब्लेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। पहली को सोचकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्यों गांव का जो स्काई है वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़, शहरों की जो रातें होती हैं वहाँ का जो नाइट स्काई होता है उससे डिफरेंट क्यों है। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू द ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट, उन्होंने उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि शहरों में क्या होता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर ब्राइट लाइट होती है, स्मोक धुआं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो आकाश है वो साफ़ सुथरा नहीं दिख पाता, वहाँ हमेशा धुंध सी रहती है, बादल से लगते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें स्टार्स वहाँ दिखाई नहीं देते। द स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रियली क्लियर, तो बिग सिटीज़ का जो स्काई होता है वो रियली क्लियर होता है, कि वहाँ पर ये है, मोस्टली नहीं होता कि हमेशा दिखाई दे, कभी कभी लगता है कि साफ़ हो गया है। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, रात में आकाश को देखना, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर, और वहाँ पर देखना ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर ब्राइट लाइट्स है नहीं है और एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क, ठीक है, कभी अंधेरे में आकाश को देखो, क्लियर नाइट, जब नाइट बिल्कुल क्लियर हो, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, ठीक है, तो आप जब देखोगे आकाश में, जब नाइट बिल्कुल क्लियर होगी, तो यू सी द एंटायर स्काई, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सारा आकाश जो है डॉटेड काउंटलेस स्टार से भरा पड़ा है, मतलब डॉट डॉट से, जिस तरीके के डॉट डॉट से आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। ऑब्जर्व दैम केयरफुली, उनको जो है केयरफुली ऑब्जर्व करो। डू ऑल ऑफ दैम अपियर टू ट्विंकल, क्या आपको सारे ही ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल मतलब जैसे टिमटिमाते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, क्या आपको ऐसा कोई स्टार दिख रहा है जो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो तारे जो होते हैं वो टिम टिम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा तारा दिखाई दे रहा है या कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो टिंगलिंग नहीं कर रही, तो वो प्लैनेट्स होते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ऐसा ही मून है जो कि नाइट स्काई में एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत शाइन होती है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, तो द स्टार्स, एक तो स्टार्स होगा इसके अंदर, प्लैनेट्स, मून और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, और आकाश में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सिमिलर, क्या सारे ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मून की, द मून। ओके, तो एक्टिविटी 17.1 है, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स प्रीफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, मून को जो है ऑब्जर्व करना है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है इसको कई रातों तक। प्रीफरेबली फ्रॉम द वन फुल मून टू द नेक्स्ट, क्या करना है हमें, उसे एक महीने तक कंटिन्यूसली वो करना है, ऑब्जर्व करना है, जैसे कि फुल मून जिस दिन होगा उससे नेक्स्ट फुल मून तक। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, ठीक है, और हमें एक स्केच जो है अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है, जैसे हमने आज फुल मून का देखा, तो फुल मून का फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, इस तरीके से आपको उसको स्केचेस बनाने हैं। ऑल्सो नोट एवरी डे
द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन, ठीक है। और हमें एवरीडे ये भी नोट करना है कि कौन से पार्ट में हमें मून दिखाई दे रहा है, ईस्ट या फिर वेस्ट में, ठीक है। इस तरीके से नोट करना है। तो आपको पता भी होगा कि चांद का जो साइज होता है ना मून का, वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, अगर हमने फुल मून डे से देखना शुरू किया तो अगले दिन वो धीरे धीरे थोड़ा उसका साइज़ जो है घटता जाएगा, है ना, फुल मून से। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके का गोल होगा, फुल मून दिखेगा तो धीरे धीरे करके उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इस तरीके से घटता घटता रहेगा। और फिर न्यू मून डे आ जाएगा बीच में, 15 दिन बाद न्यू मून डे आ जाएगा। न्यू मून डे का मतलब यह है कि नया मून नहीं उगेगा, न्यू मून डे यानी कि अमावस की रात आ जाएगी, जिसमें चांद बिल्कुल शून्य हो जाएगा, काली रात हो जाएगी, उसमें देर से निकलता है चांद। उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे चांद का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते 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 वो फुल मून डे पर पहुंच जाएगा। यानी कि 1 महीने का ही साइकिल होता है, 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, इस तरीके से होता है। ओके, इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या चांद की शेप में, है ना, क्या मून की शेप में आपको हर दिन कोई चेंजेस दिखा। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड, ठीक है। या वो कौन से डेज थे जिसमें जो था मून का शेप जो था परफेक्टली राउंड था। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर, या फिर ऐसे भी डेज थे क्या जब मून जो था आपको दिखाई नहीं दे रहा था, जब लेकिन आकाश फिर भी परफेक्टली क्लियर था, फिर भी आपको जो है मून नहीं दिख रहा था। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे, ठीक है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून, वो वाला दिन जिसमें, ठीक है, मून की जो फुल डिस्क आपको दिखाई देगी, यानी बिल्कुल गोल जो दिखाई देगा, इस तरीके से पूरा नहीं बन रहा होगा मुझसे शायद, तो गोल जो दिखाई देगा राउंड होगा बिल्कुल, तो वो होता है फुल मून डे, उसको हम फुल मून डे बोलते हैं। देर आफ्टर एवरी नाइट द ओके द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपियर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, ठीक है। जब आपको फुल मून डे दिखा है ना, मैं समझा भी दिया है ये, तो मैं फिर बता देती हूँ एक बार। जैसे अगर फुल मून डे हुआ तो फुल मून डे की नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट नाइट में क्या होगा कि जो उसका जो साइज़ है, उसकी जो शाइन है, थोड़ी थिनर और थिनर होती चल जाएगी। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल, और 15वें दिन क्या होगा, जो मून जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे, इसी डे को हम न्यू मून डे बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मतलब फुल मून डे के नेक्स्ट डे जिसका साइज़ घटता रहता है वो थिनर और थिनर होता चला जाएगा, और 15 दिन बाद 15th डे जब होगा तो मून इज़ नॉट विजिबल, दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, ठीक है। अब जब न्यू मून डे आ गया तो उसके नेक्स्ट डे सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही मून का जो होगा आकाश में दिखाई देगा। दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून, ठीक है, इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट डे हल्का सा पोर्शन आपको मून का दिखाई देगा तो ये हो गया आपका क्रिसेंट मून, ठीक है, इस तरीके से पतला सा ये होगा, तो ये हो गया क्रिसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, फिर उसके बाद क्या होता है, मून का जो साइज होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है, थोड़ा 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 करके वो बढ़ेगा। और ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून, और 15वें दिन, ठीक है, हमें दोबारा से मून का फुल व्यू दिखाई देगा। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन एज ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, ठीक है। अब ये जो मून के शेप्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको जो अपना शेप्स लगातार बदल रहा है पूरे मंथ के दौरान, ठीक है, मून जो होता है अपने पूरे मंथ के दौरान जो लगातार उसके शेप में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये फेसेस ऑफ द मून कहलाती हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द फेसेस ऑफ द मून, तो ये है यहाँ से यहाँ तक है कि द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। फिगर 17.2 देख लेंगे, ये है, ठीक है। जैसे इसने पहेली मान लो इसको, तो पहेली ने जैसे ये बना रखा है, तो इस तरीके से फुल था ना, पहले फुल राउंड था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा और कम हुआ, फिर थोड़ा सा और कम हुआ, फिर एक क्रिसेंट मून बन गया है ना, छोटा वाला जो है ये एक क्रिसेंट मून है, ठीक है। इस तरीके से ये फेसेस ऑफ द मून है। ओके, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड जो कि फुल मून से नेक्स्ट फुल मून, ठीक है, नेक्स्ट फुल मून के बीच का होता है, वो 29 डेज का होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ, बहुत सारे कैलेंडर्स में इस पीरियड को ही मंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे कि द टाइम पीरियड बिटवीन द वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज, इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। ओके, अब ये आता है कि व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरीडे। अब ये क्वेश्चन आता है कि मून जो होता है वो अपना शेप एवरीडे चेंज क्यों करता है। मुझे सोच रहा है कि मून जो है अपना शेप एवरीडे चेंज क्यों करता है।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके वाई फेसेस ऑफ द मून ऑक्योर। ठीक है, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेसेस ऑफ द मून जो है कैसे बनती हैं और कैसे उसका साइज जो है, उसका शेप चेंज होता है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। ठीक है, आपने जैसे कि चैप्टर 16 में पढ़ा था कि दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, कि चांद की जो होती है अपनी ओन लाइट नहीं होती, उसका वो जो है अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। वेयर एज द सन एंड अदर स्टार्स डू, जैसे कि सन और अदर स्टार्स करते हैं। स्टार्स में भी अपनी शाइन होती है, सन में भी होती है अपनी, लेकिन मून में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। ठीक है, तो हमें जो मून दिखाई देता है तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन की जो लाइट है उस पर पड़ती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें मून दिखाई देता है। वी 17.3 देख लेंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से है ना, इस तरीके से, और यहाँ से जो सन है ये, तो सन से जब इसमें लाइट पड़ी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर वो जो है मून पर पड़ी, अर्थ से मून पर पड़ी, है ना, तो हमें दिखाई दिया। तो सन, मून का जो हिस्सा सन के सामने आया वो दिन कहलाता है। ठीक है, वही शाइन करता है, वो दिन हो गया, और जो उसके पीछे रह गया वो नाइट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी चीज़ को लगा लो, अगर हम कहीं खड़े हैं किसी लाइट वाइट के सामने, अगर हम खड़े हैं तो सामने से अगर जब दिख रहा है तो हमारा वही तो हिस्सा, उस पर जिस पर लाइट पड़ रही वही तो सामने आएगा, बैक, हमारे बैक से कोई मतलब नहीं है हमारी। तो ऐसे ही इसमें होता है कि मून में ये जो है, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है हमारी गोल वाली, और ये मून है। तो जैसे सन की जब लाइट मून पर पड़ी तो जो हिस्सा सामने रहा तो वो तो डे बन गया, और जो हिस्सा बैक में है वो नाइट है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे ये है ना, पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस। देखिए इस तरीके से होते हैं ना, ये मून की पोजीशन दिखाई गई है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और इसके चारों तरफ ये मून की फेसेस दिखाई गई हैं, है ना, कि कैसे, जो पार्ट ये बैक में है, ठीक है, तो ये डार्क है, और ये फ्रंट में है, इस तरीके से होता है। ओके, तो रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और जो अर्थ होती है, ठीक है, वो अर्थ जो होती है और मून भी दोनों अराउंड द सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये बात याद रखनी है कि रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और द अर्थ जो होती है वो अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। फिगर 17.6 में जैसे दिखा रखा है, ये तो हो गई हमारी अर्थ, है ना। तो जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जो अर्थ है वो जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस तरीके से, है ना। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। क्या आप जो है गैस कर सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगी सन, मून और अर्थ की, जिस दिन फुल मून होगा और जिस दिन न्यू मून होगा। ठीक है, स्केच दिस पोजीशन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में इन पोजीशंस को स्केच बनाएंगे। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून, और स्काई के किस पार्ट में जो है आपको फुल मून दिखाई देगा। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून। ठीक है, डे, तो जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है मून का, ठीक है, विजिबल होगा फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे आफ्टर द न्यू मून। जब क्या होगा, न्यू मून डे आता है, न्यू मून डे के से नेक्स्ट डे उसका साइज जो है लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो वही इससे क्या होगा, मून का साइज बढ़ेगा, है ना। और आफ्टर द फुल मून डे, और जैसे ही फुल मून डे हो जाएगा, द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन द साइज एवरी डे। तो जो उसका सनलिट पार्ट होगा, ठीक है, जो है चमक नहीं रहा है, जो सनलिट पार्ट होगा उसका, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, न्यू मून डे स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फुल मून डे है ना, इसके बाद जो इसका साइज़ है घटता चला जाएगा इस तरीके से, इस बहुत छोटा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये बीच में 15 दिन बाद आ गया आपका न्यू मून डे, यहाँ पर न्यू मून डे आ गया, है ना। इस तरीके से न्यू मून डे आ गया, और न्यू मून डे के बाद क्या होगा, जो उसका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये पूरा राउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फुल मून डे हो गया। इस तरीके से इसका साइज घटता और बढ़ता रहता है। ओके, तो पहले ने सोचा कि आई हैव हियर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ ट्रू। मैंने सुना है
कि हम जो है मून की बैक साइड को नहीं देख सकते अर्थ से। क्या ये सच है? तो हाँ, ये सच है। एक्टिविटी 17.3 कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 डायमीटर ऑन द ग्राउंड, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है 1 डायमीटर का ग्राउंड में, और अपने फ्रेंड से वहाँ उस सेंटर के सर्कल के सेंटर में खड़े होने के लिए बोलना है। यू रिवॉल्व अराउंड योर ओके you revolve around a friend in such a manner that your face always remains towards him। ठीक है, और आपके फ्रेंड को उसी में बीच में उसी सेंटर में गोल गोल घूमना है, और इस तरीके से घूमना है जिससे कि उसका जो फेस है वो आपकी ही तरफ रहे हर बार। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक? क्या आप अपने फ्रेंड की बैक देख पा रहे हो? और हाउ मैनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशन? और आपने कितने रोटेशन या उसने कितने रोटेशन 1 रिवोल्यूशन में कंप्लीट करे। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। और जो मून होती है, ठीक है, जो मून होता है रिवॉल्व्स, वो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये फ्रेंड का उदाहरण देकर आपको समझाया, एक्टिविटी में लिख रहा है उससे समझाया है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। उस तरीके से मून भी अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट्स कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो जो मून होता है वो इसकी एक्सिस पर 1 रोटेशन कंप्लीट करता है और 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, मून जो होता है कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, वो अर्थ की एक्सिस पर 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। मतलब ये है कि मुझे मून होता है ना, गोल गोल अपनी ही जगह को तो अपनी जगह घूमता है, एक तो गोल गोल अपनी एक्सिस पर भी गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, और वो अर्थ के चारों तरफ भी गोल गोल घूमता रहता है, यानी दोनों तरफ से घूमता है वो, अपनी एक्सिस पर भी और उसके अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। तो जो एक्सिस पर घूम रहा है तो वो तो उसका रोटेशन है, और जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो उसका रिवॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द मून सरफेस। ठीक है, चलिए, द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। मून जो है एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स है फॉर द पोएट्स और स्टोरी टेलर्स और पोएट्स के लिए। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो मून पर लैंड किया, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो मून की जो सरफेस है बहुत ज़्यादा डस्टी और बैरन, मतलब बंजर है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं है, उजाड़ है, वो बिल्कुल बंजर है और डस्टी है। देर आर मैनी craters of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains। ठीक है, there are many craters of different, यहाँ पर अलग अलग साइजेस के चट्टाने पहाड़ टाइप के थे, and it also has a large number of steep, और यहाँ पर बहुत बहुत बड़े हाई माउंटेन्स थे। some of these are as high as the highest mountains on the earth, और कुछ तो इसमें इतने हाई थे जैसे कि अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं, इतने ज़्यादा हाई थे। ओके, ये फिगर में दिखाया गया है कि किस तरीके के स्टीफ गड्ढे टाइप के हैं वहाँ पर, और उबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पर। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, और मून पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। इट हैज़ नो वाटर, ना वहाँ पर पानी है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, तो क्या मून पर कोई लाइफ है? लेकिन ये तो बुक पुरानी है, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि मून पर पानी भी मिला है, ये भी मिला है, वो भी मिला है। ठीक है, तो कैन वी हेयर एनी साउंड ऑन द मून, क्या हम मून पर कोई साउंड भी सुन सकते हैं? ठीक है, वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। हमने चैप्टर 13 में पढ़ा है कि साउंड वहाँ पर नहीं आती अगर वहाँ जहाँ पर कोई मीडियम ना हो। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि साउंड के लिए, मैंने पढ़ाया था उसमें कि साउंड के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एयर भी एक मीडियम है ना, तो एयर हवा में भी जो साउंड ट्रैवल करती है, बताया था। लेकिन चांद पर तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर साउंड कैसे सुनाई देती है? देन हाउ कैन वी हेयर एनी साउंड इन द मून? ओके, तो हम कैसे सुन सकते हैं वहाँ पर, चांद पर सुनाई कैसे देती है? डिड यू नो On July 21, 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब लैंड किया, ठीक है, क्या डेट थी उसकी और कौन गया था, किस तरीके से आ जाए, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो फर्स्ट टाइम लैंड किया था। ही वॉज फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, उन्होंने एडविन एल्ड्रिन को फॉलो किया था। ठीक है, मून के बारे में आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, अब सेकेंड आता है द स्टार्स। स्टार्स के बारे में बात होगी। 17.2 व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई। ठीक है, आपको आकाश में, नाइट स्काई में, एक तो हमें मून दिखाई दिया, और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है द स्टार्स। स्टार्स दिखाई देते हैं आपको वहाँ पर। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई।
ठीक है। तो आकाश में बहुत सारे संख्या में तारे होते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। ठीक है, आप एक ऐसी जगह पर जाओ जो बड़े शहरों से दूर हो, है ना, या और वहाँ पर डार्क नाइट हो बिल्कुल, तो जो वहाँ पे आपको स्टार्स दिखाई देंगे तो उनको ऑब्जर्व कीजिए। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? क्या सारे जितने भी स्टार्स थे सब इक्वली ब्राइट थे? आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या वो सारे सेम कलर के थे? इन फैक्ट स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, बल्कि वास्तव में जो स्टार्स की जो लाइट होती है वो अपनी होती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? तो फिर ये स्टार से कंपेरिजन में इतना बड़ा कैसे है? विच अपीयर्स बिगर? ठीक है, तो क्या बिगर दिखता है? अ फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, विच अपीयर्स बिगर, आपको क्या बड़ा दिखाई देता है? अ फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू, एक फुटबॉल जो आपके पास खड़ी है, या फिर वो वाली पड़ी है, या फिर वो फुटबॉल जो आपसे 100 मीटर की दूरी पर है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम देन द सन। ठीक है, तो जो स्टार्स होते हैं वो सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर हैं, है ना, इसीलिए जो स्टार्स होते हैं वो हमको छोटे दिखाई देते हैं और सन हमको बड़ा दिखाई देता है, जबकि सन भी एक स्टार ही है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि सन इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है, देयरफॉर द स्टार्स अपीयर्स टू अस लाइक पॉइंट्स, इसीलिए जो स्टार्स होते हैं वो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में, डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है सन से। ठीक है, ओके। इट लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स years टू रीच अस, तो आई वंडर इफ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। ठीक है, इफ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स years टू, अगर लाइट हम तक पहुंचने में बहुत समय लेती है, आई वंडर, तो मैं सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि इफ़ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट, कि अगर हम पास्ट में देखते हैं तो व्हेन वी लुक एट स्टार्स, तो हमें स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? ओके, आई वॉन्ट टू नो, बूझे ने सोचा कि आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, कि मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों हमें जो तारे होते हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, क्यों ही वो रात में ही दिखाई देते हैं? ओके, अब ये येलो बॉक्स में जो लिख रहा है इसको पढ़ेंगे कि द सन इज नियरली, ठीक है, तो ये कितना लिख रहा है? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जो सन है वो नियरली अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी। ये कितना दूर है? ये है 4 मल्टीप्लाई, आप देख लीजिए 10 की पावर कर लेंगे, कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो कितना दूर है इसको भी याद रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। ठीक है, तो कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली, तो इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे, सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और कुछ भी स्टार्स हैं जो कि वो आगे हैं। सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर, ऐसी ही बड़ी बड़ी डिस्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो लाइट ईयर में करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ये वो डिस्टेंस होती है जो कि एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ में बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट, इसीलिए जो सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से, तो हम कह सकते हैं कि 8 लाइट मिनट्स है। द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर, ऐसे ही अल्फा सेंचुरी की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 4.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेंगे इसको, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें नोट कर लेंगे कि सन कितना दूर है, या फिर दूसरा स्टार जो है नेक्स्ट सन के बाद कौन सा अल्फा सेंचुरी है, और लाइट ईयर क्या होता है ना। बड़ी बड़ी दूरियों को पढ़ने के लिए और जो एक अनदर यूनिट निकाली गई है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, और लाइट ईयर्स में जो सन की कितनी हो गई और अल्फा सेंचुरी की कितनी हो गई, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। ओके, अब ये आएगा कि इनफैक्ट द स्टार्स आर रिप्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। ठीक है,
बल्कि वास्तव में क्या होता है, मतलब बूझे ने सोचा ना कि डे टाइम में हमें क्यों नहीं दिखाई देते, रात में क्यों दिखाई देते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, स्टार्स जो होते हैं वो दिन के टाइम में भी प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, तो वो बस सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, ब्राइट सनलाइट होती है, इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। ठीक है, आप जो है प्रोमिनेंट स्टार्स या फिर जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए 2 से 3 घंटे आकाश में लगातार, मतलब ढूंढेंगे उसको, देखने की कोशिश करेंगे, तो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको क्या मिलता है, आपको कैसा लगता है देखकर। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, क्या आपको जो ये तारे हैं आकाश में उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नज़र आ रहा है लगातार देखने से। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आपने देखा होगा जब आप लगातार देखोगे 2 से 3 घंटे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो तारे हैं ये हमें चलते हुए दिखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ को। ठीक है, हमें ऐसा मूव करते हुए दिखाई देंगे जैसे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, कोई स्टार्स विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो कि ठीक है ईस्ट में राइज हो रहा है शाम के टाइम में। ठीक है, अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो कि शाम के टाइम में ईस्ट में राइज हो रहा है, वो जो होगा अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, वेस्ट में छिपेगा। ठीक है, अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, जो कि शाम में ईस्ट में राइज हो रहा है, वो सुबह में क्या होगा, वेस्ट में जाकर छिपेगा। वाई डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा होता क्यों है कि जो हमें स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्स तो चल रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और क्योंकि वो अर्थ की तरफ चारों तरफ घूम रही है ना, हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, तो जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, इसीलिए जो हमें स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई देते हैं, और अर्थ जो घूम रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ओके, तो वैसे आपको पता चल जाएगा एक्टिविटी करके, मैं आपको समझा दिया है थोड़ा सा। तो एक्टिविटी 17.4 है, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप एक बड़े से कमरे की ठीक है सेंटर में खड़े हो जाओ और रोटेटिंग करना स्टार्ट करो। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव। ठीक है, और आपके रूम में जो ऑब्जेक्ट्स लगे हैं वो आपको किस डायरेक्शन में मूव होते हुए दिख रहे हैं, है ना, जैसे आप गोल गोल घूम रहे हो सेंटर में, तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सारे वो आपको किस दिशा में मूव करते हुए दिख रहे हैं। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन, क्या आपने देखा जैसे आप रोटेट कर रहे हो, घूम रहे हो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रहे होंगे। पहली रिकॉर्ड्स दैट व्हेन शी इज इन अ मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले को याद था कि जब वो ट्रेन में थी, मतलब जब हम ट्रेन में या कार्स वगैरह में जाते हैं तो जहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगा, आगे अगर हम चल रहे हैं, ट्रेन हमारी आगे की तरफ जा रही है, कार जा रही है, तो जितने भी ट्रीज हैं और बिल्डिंग्स हैं वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हमें स्टार्स जो होते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए दिखते हैं, तो कुड इट मीन देन द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका मतलब क्या यह है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूम रही है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि अगर स्टार्स हमें जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुई रोटेट कर रही है। तो बूझा उन्हें बोला फिर कि नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझा कि वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, एज कि क्यों सन जो होता है वो हमें उगता हुआ जो होता क्यों वो सन जो होता है वो हमें उगता हुआ ईस्ट में दिखाई देता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और क्यों वेस्ट में छिपता हुआ दिखाई देता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इस तरीके से होती है ना, ये जो है अर्थ हो गई गोल गोल और ये इसकी एक्सिस हो गई, तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसीलिए सन जो है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके छुपता है ना। तो इसमें बताया गया है कि अगर जैसे अर्थ घूम रही है तो उसका जो वो है उसका सन जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरीके से लगा लेंगे, और अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है लगातार, तो सन ऑब्जेक्ट हो गया, तो सन जो है उसके उल्टी दिशा में घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है सन जो हमें इसलिए दिखाई देता है, और जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है। ओके, अब ये बोलती है पहेली कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज इट पॉसिबल। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, पहली कह रही है कि मेरी ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मतलब मेरे दादाजी ने बताया था कि दैट देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई, कि जो कि एक स्टार है आकाश में, विच डज नॉट मूव एट ऑल, वो चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब उसको तो लग रहा था कि सारे तारे मूव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला
कि एक स्टार्स ऐसा भी है जो चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आती है एक्टिविटी 17.5। ठीक है, तो लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी है ये वाला, इसको हम पार्ट में ही कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो एक्टिविटी है 17.5 ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।